डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। बहुत सारे बच्चों का जो है डिमांड था कि सर हम चित्रा पब्लिकेशंस की यूपी बोर्ड का क्लास 12th की बुक जो है रीडिंग करवा दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहें कि सर हमें क्लास 12th की जो है यूपी बोर्ड पढ़ना है और क्लास 12th की और भी चित्रा पब्लिकेशंस की। तो मैंने यहाँ पे एक बुक लाया है, ये चित्रा पब्लिकेशंस की बुक है। ये चित्रा बुक यही है बच्चों, चित्रा पब्लिकेशंस की बुक है। इस बुक से जो है क्लास 12th की बुक है, क्लास 12th की चित्रा पब्लिकेशंस की बुक है, यूपी बोर्ड की है। और कई सारे बच्चों ने जो है कहा था कि सर जो हमें क्लास 12th की पढ़ना है और वो भी यूपी बोर्ड का और चित्रा पब्लिकेशंस का। तो आज हमने जो है इसीलिए जो इस बुक को रीडिंग कराने के उद्देश्य से आए हैं इस वीडियो को लेकर जो है, और हम क्लास 12th की जो है पूरी वीडियो मतलब क्लास 12th में जितने भी टॉपिक हैं 1 बाय 1 करके हम सब बता देंगे और सभी न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे और 1 बाय 1 करके जो है हम चैप्टर वाइज भी क्लियर खत्म करेंगे। तो आज जो है मैंने एक नया चैप्टर लेके आया है, आप व्यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है। तो यूपी बोर्ड से बच्चों ने कहा था कि सर हमें यूपी बोर्ड का पढ़ना है, तो यूपी बोर्ड से जो है आज हम आप व्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा पहला वीडियो क्लास 12th का है और आप व्यू चालू कर रहे हैं। आप व्यू, तो आप व्यू क्या है पहले इसके बारे में हम बताएंगे। पहले इसके बारे में बताएंगे। इसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, आप व्यू क्या चीज है, आप व्यू होता क्या है, ये कैसे, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो इसी का वीडियो है जो है हमारा। पहले ये बताएंगे बच्चों कि आप व्यू होता क्या चीजें हैं। इसमें कुछ नहीं है, आप व्यू एक क्रिया प्रक्रिया का नियम है, कैसे हम उसको शेड्यूल करते हैं एलिमेंटों को। फिर क्या होता है, जैसे हम तुमसे न्यूमेरिकल लेके ही समझाएंगे बच्चों, यहाँ न्यूमेरिकल लेके बता रहे हैं। जैसे कहें कि हमारे पास एक फील्ड है और उस फील्ड में जो है हम बच्चों को एक साथ शेड्यूल करके एग्जाम कराना चाहते हैं। एक फील्ड है और बच्चों का एग्जाम कराना चाहते हैं उस फील्ड में जो है शेड्यूल करके। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, हमारे पास मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, टोटल 50 बच्चे हमारे पास हैं। हमारे पास टोटल 50 बच्चे हैं और इनको जो है हमें एक फील्ड में बैठाना है। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ को रो वाइज और कुछ को कॉलम वाइज। जैसे रो कॉलम तो पता होना चाहिए। रो माने क्या होता है, रो एक पंक्ति होती है और कॉलम एक स्तंभ होता है। जैसे कहें कि बच्चे जब प्रेयर करते हैं तो और आगे से जो एक के पीछे जो खड़े होते हैं, ये कॉलम वाइज होता है, इसे कॉलम कहते हैं, इसे हिंदी में स्तंभ कहते हैं। और हम कितने कॉलम हैं, ये कॉलम, जैसे एक कॉलम में कितने बालक बैठे हैं, दूसरे कॉलम में कितने बालक खड़े हैं, ये सब अगर हम बच्चों को इधर से काउंटिंग करें, नंबर ऑफ कॉलम में फर्स्ट बच्चे को, ये रो होता है, ये पंक्ति होती है। स्तंभ क्या होता है, हम बात करें, जैसे अब यहाँ बना के सिखाते हैं, एकदम क्लियर करके सिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बालक हम यहाँ बैठाए हैं, एक बालक हम यहाँ बैठाए हैं, एक बालक हम यहाँ बैठाए हैं, एक बालक यहाँ बैठाए, एक बालक यहाँ बैठाए, एक बालक यहाँ बैठाए, यहाँ बैठाए। हमने, हमारे पास कितने बालक हैं, 9 बालक हैं टोटल। यहाँ पे अभी तो 50 की बात कर रहा था, हमारे पास टोटल 9 बालक हैं और 9 बालक को जो है हम इस फील्ड में बैठा रहे हैं। हम पूरे 9 बालक को जो है फील्ड में बैठा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तीन बालक को एक स्तंभ में, ये स्तंभ होता बच्चों, इसे स्तंभ कहते हैं और इसे पंक्ति कहते हैं। जरा ध्यान से देखना, इसे पंक्ति कहते हैं, इसे स्तंभ कहते हैं। जरा ध्यान से देखना, अभी समझ में आ जाएगा। ये स्तंभ होता है और ये पंक्ति होता है। तो हम देखें कि इस
फील्ड में जो है 9 बच्चों को जो हमने शेड्यूल कर दिया। हम इसको ऐसे भी अरेंज कर सकते थे, अगर हमारे पास 9 बालक हैं तो टोटल अगर हम यहाँ पे सपोज कर लो 4 बालक कर देते तो मेरे पास क्या होते, यहाँ 4 बालक यहाँ हो गए, 4 बालक 8 बालक यहाँ हो गए और 1 बालक मेरे पास बच जाता। तो ये हमारे पास रो और पंक्ति में नहीं बैठ पाता, तो हमें यहाँ पे इसलिए इसको बैठाना पड़ा, इसको बैठाना पड़ेगा। ये आप व्यू क्या है समझ में आ जाएगा। आप व्यू कुछ नहीं होता है, जितने बालक हैं उसको हम पंक्ति और स्तंभ में एक दूसरे से कैसे बैठा सकते हैं, वो बैठाने की प्रक्रिया नियम ही क्या कहलाती है, अवयव कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे हमारे पास 50 लोग हैं, सपोज करते मेरे पास 50 लोग हैं, पंक्ति क्या होता है, ये पंक्ति है, इसे पंक्ति कहते हैं। ये फर्स्ट पंक्ति हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया, ये तीसरा। इसे इंग्लिश में कहते हैं, इसे इंग्लिश में जो होता है कॉलम होता है और ये रो होता है, ये कॉलम होता है और ये रो होता है। ओके, अब क्या होता है, हम अब व्यू के बारे में तुमसे चर्चा करेंगे। अब हमारे पास मान लेते हैं 50 व्यक्ति हैं, 50 बालक ऐसे हैं जिनको हमें इस फील्ड में बैठा के एग्जाम कराना है, इसको एज कर दे रहे हैं। जैसे हमारे पास 50 बालक टोटल हैं और 50 बालक को जो है हमें फील्ड में बैठा के सपोज करो कि हम एग्जाम कराना है, हमें 50 बालक हैं, 50 को बैठाना है और एक साथ हमें क्या कराना, एग्जाम कराना है। तो ध्यान से देखना बच्चों, 50 बालक हमारे पास हैं, क्या करते हैं हम, एक काम करते हैं, 25 बालक जो है हम इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं। हम एक काम करें, हम 10 बालक को हम एक रो में कर सकते हैं, 10 बालक एक रो में हो गए, 10 बालक इस रो में हो गए, 10 बालक इस रो में हो गए, 10 बालक इस रो में हो गए। तो हम कॉलम अगर बैठाना चाहें, एक कॉलम में 10 बालक बैठाना चाहें, एक कॉलम में 10 बालक बैठाना चाहें तो हमारे पास कितनी पंक्ति पड़ेंगी, एक कॉलम में 10 बालक बैठाएंगे, दूसरे कॉलम में 20 बालक हो जाएंगी, तीसरे कॉलम में 30 बालक हो जाएंगे, चौथे कॉलम में 40 बालक हो जाएंगे, पांचवें कॉलम में 50 बालक हो जाएंगे। और ये रो की संख्याएं हैं, हमारे पास 50 बालक थी, 50 बालक में जो है हम कॉलम वाइज बैठा रहे हैं कि एक कॉलम में हम सोचो 10 बालक को बैठा रहे हैं, 10 बालक यहाँ बैठा दिए, 10 बालक यहाँ बैठा दिए, 10 बालक यहाँ बैठा दिए, 10 बालक यहाँ। हम ये हमारे पास क्या हो गई, स्तंभ हो गए, ये हमारे पास क्या हो गए, स्तंभ हो गए। और हम क्या करते हैं, सपोज करो 1 बालक, 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक, 5 बालक, 6 बालक, 7 बालक, 8, 9, 10। हमने क्या किया, इस पूरे 50 बालक को जो है एक स्तंभ में 10 बालक को, और कितने स्तंभ, एक स्तंभ, 2 स्तंभ नहीं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, ऐसे हमारे पास 10 रो हैं, 10 पंक्तियां हैं, रो को पंक्ति कहते हैं। और ये स्तंभ हो गए, 5 स्तंभ में है, 5 स्तंभ में हम 50 बालक को बैठा रहे हैं। अब यही क्या होती है, हम रो हमारे पास कितने, 10 रो हो गए, 10 मल्टीप्लाई 5 कॉलम है, 5। हमने क्या किया, हमारे पास हमने इस 50 बालक को जो है हमने एक फील्ड में बैठाया, हमने 5 10 बालक एक एक रो में एक स्तंभ में बैठाया। तो ये जो बैठाने की जो प्रकृति है, जो नियम है, प्रक्रिया है, ये बैठाने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया हमारी अवयव कहलाती है। अब हम थोड़ा सा छोटा नंबर लेके बताते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 6 बालक हैं, अब ये थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, अब हम छोटा सा लेते हैं। जैसे सपोज कर ले हमारे पास 6 बालक हैं, हमने सपोज किया मेरे पास 6 बालक हैं, और इन 6 बालक को जो है हमें इस फील्ड में बैठाना है, सपोज करो। तो हम कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, कितने तरीकों से बैठा सकते हैं, कितने पंक्ति लगेंगे, कितने स्तंभ लगेंगे, पता है ना पंक्ति स्तंभ क्या होता है। इस तरह से जो काउंटिंग होती है स्तंभ होती है, और इस तरह से जो काउंटिंग होती है वो पंक्ति होती है। पहली बात तो ये। और क्या हुआ, अब जो है हमारे पास 6 बालक है, अब 6 बालक को जो है हमें इस फील्ड में बैठाना है,
6 बालक को अगर हमें फील्ड में बैठाना है तो हम क्या करेंगे, हम जो है हम 3 बालक को हम तीन रो में बैठा सकते हैं। हमारे पास हम ऐसे बैठा सकते हैं, बालक को हम ऐसे बैठा सकते हैं, ऐसे बैठा सकते हैं। जरा ध्यान से देखना, 3 3 6 बालक हो गए। हमारे पास कितनी रो की आवश्यकता पड़ी, 2 रो, 2 पंक्तियां आई। और कॉलम कितनी आवश्यकता है, 3 कॉलम की आवश्यकता है। तो 2 क्रॉस 3 का आव्यूह तैयार हुआ। आव्यूह क्या हुआ, आव्यूह क्या होता है बच्चों, हम जो है नंबर्स ऑफ एलिमेंटों को, नंबर्स ऑफ अवयव को, अवयव की संख्या को जिस तरह से एक अरेंज में बैठा सकते हैं, उसी प्रक्रिया को आव्यूह कहते हैं। और आव्यूह कुछ नहीं है। इतनी बात समझ आई बच्चों, प्लीज बोलें। अब जो है अगर हम इस 6 बालक को हम ऐसे बैठा सकते थे, हम 6 बालक को ऐसे बैठा सकते थे। अब सोचो यहाँ पे रो की कितनी, 3 रो की आवश्यकता पड़ी और कॉलम की 2 कॉलम की आवश्यकता पड़ी। 3 रो पड़ गए, 2 कॉलम इस तरह से बैठा दिए, तो ये भी क्या हो गया, एक आव्यूह हो गया। हम इसी संख्या को, नंबर ऑफ संख्या को, जितने भी अवयव हैं उस अवयव को एक साथ स्तंभ और कॉलम में, स्तंभ और पंक्ति में एक साथ जितनी तरह से उसको हम बैठा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, वही प्रक्रिया आव्यूह कहलाती है। बोले बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज बताएं। आव्यूह कुछ नहीं है, आव्यूह यही है। तो अगर हमारे पास मान लेते हैं mn संख्याएं हैं, mn संख्या, यही क्या है, यही इसमें कितनी संख्या है, 2 3, मतलब ये m की वैल्यू सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 2 हो गई और n की वैल्यू सपोज कर लेते हैं n मान लेते हैं हम लोग। तो ये m क्रॉस n, इसमें कितने बालक हैं, 6 बालक हैं। हालांकि अगर इसमें 6 बालक तो गिवन है, अगर हम 6 बालक ना दें, हम कहें कि हमारे पास mn बालक हैं, mn बालक को हमें जो है उसको बैठाना है, एक अरेंज करना है उस mn बालक को। हमारे पास मान लेते हैं mn बालक हैं, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इसको जो है हम पंक्ति और स्तंभ में जो है क्या करेंगे, बैठाएंगे। तो हमारे पास जो पंक्ति है, सपोज कर लेते हैं हम यम पंक्ति, हमारे पास यम पंक्ति हो गई, और हमारे पास स्तंभ कितने हो गए, n स्तंभ हो गए। तो ये क्या हुआ, ये बैठाने की प्रक्रिया है बालक को, और यही क्या कहलाती है, आव्यूह कहलाती। अब आव्यूह एकदम समझ में आ गया होगा, आव्यूह कुछ नहीं है। अब हम इसको थोड़ा सा लिखने की प्रक्रिया समझा दें कि ये कैसे लिखा जाता है आव्यूह, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम जो है आव्यूह के प्रकार बताएंगे और इस पे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे। कहीं जा रहा नहीं बच्चों, यहाँ से ध्यान से देखना है। अब क्या होता है, जैसे हमारे, अच्छा एक चीज और ध्यान से देखो, आव्यूह की जो प्रक्रिया जो बैठाते हैं, इसको हम इसका डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट जो करते हैं कैपिटल लेटर से इसका नाम रख देते हैं। जैसे हमारे पास मान लेते हैं 6 बालक थे और हमने बैठाया था यही 6 बालक को, ऐसे 6 बालक को बैठाया था यहाँ पे। तो अब इसके यहाँ पे पंक्ति कितने हैं, पंक्ति 3 है, स्तंभ हमारे पास कितना है, 2 स्तंभ है। तो 3 क्रॉस 2 का ये आव्यूह बना है, 3 क्रॉस 2 का आव्यूह बना है, जिसमें इसका मतलब क्या होता है कि ये 3 का मतलब क्या होता है कि 3 रो इसमें है, अब 2 का मतलब क्या होता है कि 2 कॉलम इसमें है। ये बात समझ आ रही है ना, जितने कॉलम होते हैं ये यहाँ लिखे जाते हैं, पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है। अब इसको हम अगर डिनोट करना चाहें तो कैपिटल ए से, हम मतलब कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं इसको हम। अब क्या होता है, हम जो यहाँ बताते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4 बालक है, घंटू मंटू बंटू जंटू, हमारे पास 4 बालक है, घंटू मंटू चिंटू चिंटू, हमारे पास 4 बालक है, और चारों को जो हमने एक सूटेबल में अरेंज कर दिया है। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बना है। मतलब क्या हुआ, 2 क्रॉस 2 के, यही जो 4 बालक है इसको बैठाने की प्रक्रिया ही आव्यूह कहलाती है। इसको मैंने बैठा दिया तो ये क्या बन गया, एक आव्यूह बन गया। तो इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें, सपोज करो यहाँ कैपिटल बी से हमने डिनोट कर लिया। हमेशा इस बात को समझना ध्यान से, और ये रो होता है और ये
कॉलम होता है। अभी तो यहीं तक मैंने बताया। अब इसके बाद जो है हम ये बताएंगे कि अवयव के अवयव को कैसे हम काउंटिंग कर सकते हैं, कैसे इसको राइट करते हैं, कैसे कैसे इसको आगे हम समझेंगे। अभी तो इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे जो है हम बता रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, जो है जैसे सपोज करें मेरे पास एक मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स का जैसे नाम लेंगे तुरंत समझ जाना कि बच्चों को या किसी भी अवयव को एक साथ रो और कॉलम में अरेंज किया गया है। जैसे अवयव या मैट्रिक्स का नाम लेंगे तुरंत समझना, दिमाग में तुरंत बैठाओ कि रो वाइज और कॉलम वाइज, रो वाइज और कॉलम वाइज अवयव को एक साथ अरेंज करके बैठाया गया है, एक साथ रखा गया है, वही मैट्रिक्स होती है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक अवयव है, एक अवयव है A11। कैसे राइट करते हैं, अब इसको हम सिखाएंगे कैसे राइट करते हैं। ये जो मेरा पहला अवयव है ये पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो इसको लिखेंगे पहला रो है और पहला कॉलम है। अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है हम लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखना, ये मेरा अवयव है, ये मेरा दूसरा अवयव है, ये पहले रो में है तो पहला रो हो गया। अब की बार ये कॉलम पहला तो ये दूसरा कॉलम हो गया, तो यहाँ 1 2 लिखते हैं ऐसे। ध्यान से देखना बच्चों, लिखने की प्रक्रिया बच्चे बार बार गलती करते हैं, यही तुम्हें समझाना मेरा मोटिवेटिव है, इसको समझा पाऊं इसलिए इसको ध्यान से देखो पहले कैसे इसको हम राइट करते हैं। तो हमारे पास मान लेते हैं पहला रो है ये, इस पहले रो में A1 हो गया। अब की बार कॉलम कौन सा है, 1 2 3, 3 कॉलम, तीसरी स्तंभ है। ये पहला पंक्ति था, पहले पंक्ति में कॉलम की संख्या देखो बढ़ती जा रही है, पहला कॉलम, दूसरा, पहला ये जो लिखा है A1 लिखा गया है, ये रो बताता है, मतलब पंक्ति बताता है, ये कॉलम है। पर दूसरा जो अंक लिखा गया है ये कॉलम बता रहा है, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब यहाँ की बात करें तो A14 लिख सकते हैं। ऐसे हम लिखना चाहे तो मान लेते हैं इस अवयव में हमारे पास A1 n स्तंभ है, मान लेते हैं यहाँ पे AN स्तंभ है, सपोज कर लेते हैं इसमें क्या है AN स्तंभ है। अब यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे AN स्तंभ है। अब हम दूसरे पंक्ति में आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे A2, लेकिन कॉलम कौन सा है, कॉलम मेरा 1 है। अब यहाँ पे ये दूसरा पंक्ति है, कॉलम मेरा 2 है। अब यहाँ पे दूसरा ही पंक्ति चल रहा है, कॉलम मेरा तीसरा आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, A यहाँ पे 2 लिखेंगे, ये चौथी कॉलम आ रही है। अब 2 हम यहाँ पे लिखेंगे A2, दूसरा पंक्ति है, कॉलम मेरा कौन सा है, nth कॉलम है। जरा ध्यान से देखना बच्चों, ये हमेशा बच्चे यही गलती करते हैं, इसको हम समझा पाए इसलिए थोड़ा सा कम्युनिकेट करना यहाँ पे। अब हम ऐसे अगर तीसरी पंक्ति की बात करें तो A3 लिखेंगे, कॉलम कौन सा मेरा, पहला कॉलम है, और पंक्ति कौन सी, तीसरी, A32। अब जरा देखना बच्चों यहाँ पे A33, अब समझ में आ रहा है, प्लीज बोले। अब जो है यहाँ पे तीसरी है और ये चौथी है, चौथी कॉलम है, तीसरी पंक्ति है। अब देखना जरा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A3N। समझ में आ रहा बच्चों। अब ऐसे जो है हम लास्ट में आते हैं, मान लेते हैं इसमें M पंक्ति है हमारे पास, तो AM पंक्ति में हम पहुंच चुके हैं। A1 पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ऐसे हम Mवें पंक्ति में आ गए हैं। हमारे पास M पंक्ति है मान लेते हैं, तो ये Mवें पंक्ति में, लेकिन कॉलम मेरा पहला ही होगा, लेकिन अब Mवें पंक्ति में कॉलम, ये जो स्तंभ है ये दूसरा हो गया है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे AM, कॉलम मेरा तीसरा हो गया। ऐसे हम चलते चलते जब लास्ट में आएंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है, Mवां पंक्ति है, अब कॉलम मेरा Nवां हो गया। अब बच्चों जरा ध्यान से देखना ये क्या हो रहा है। अब इसमें जरा बताना ये पंक्ति, इसकी आर्डर क्या है। अच्छा, ये आर्डर क्या होता है, इस मैट्रिक्स का आर्डर भी समझा दें कि ये आर्डर, इस मैट्रिक्स का आर्डर क्या होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता है, पहले उसमें क्या होता है कि कितने पंक्ति हैं और कितने कॉलम हैं, यही क्या होता है आर्डर है। जैसे इसमें कितने का पंक्ति है, इसमें M पंक्ति है,
m पंक्ति है और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ऐसे n कॉलम है। तो m क्रॉस n यही क्या हो गई, इसकी ऑर्डर हो गई, इस मैट्रिक्स से क्या हो गई, ऑर्डर हो गई। समझ में आया बच्चों, इसकी यही ऑर्डर हो गई। अब ये क्या हो गया, A11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A14 हो गया। ये क्या है, ये अवयव की लिखने की प्रक्रिया है। ये अवयव को ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब सभी बच्चे क्या करें, वीडियो को पॉज कर लें और इस मैटर्स को नोट कर लें, ताकि जो हम आगे बता पाए तुम्हें। ठीक है, सभी बच्चे पहले इसका नोट करें, पहले नोट करें, प्लीज नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया। अब जो है हम आगे बताने वाले हैं अवयव के टाइप्स, अवयव के प्रकार बताएंगे तुम्हें कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं। हमारा मैंने शुरू में बता दिया कि मेरा जो बुक चल रहा है चित्रा पब्लिकेशंस का चल रहा है। कई सारे बच्चे ने जो है कहा था कि सर जो हमें चित्रा पब्लिकेशंस का पढ़ा दीजिए, तो मैंने चित्रा पब्लिकेशंस का बुक ही लेके आया है। पूरा बुका पढ़ा देंगे तुम्हें, उसी पूरी 1 to 1 लेके लाइनियाँ पढ़ा देंगे। बस केवल थोड़ा सा तुम्हें मेहनत करना है। ये नोट कर लिए, अब इसको मिटा देते हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब बस थोड़ा सा केवल तुम्हें मेहनत करना है, कहीं जाना नहीं है। बस धीरे 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 क्या करेंगे, सब टॉपिक जो है क्लियर कर देंगे। हम पूरी मैटर इसी बुक से पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन जो है, बुक मेरा यही है, इसी बुक से जो है हम पूरा पूरा मैट्रिक्स पढ़ा देंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा लिखने की प्रक्रिया और बता देते हैं, फिर उसके बाद जो हम चलते हैं अवयव के प्रकार चलते हैं, क्योंकि हमारा अवयव प्रकार आ रहा है, अवयव के प्रकार। तब यहाँ से अवयव के प्रकार करवाएंगे। अभी तो पहले थोड़ा सा और लिखने की प्रक्रिया बता दें हम कि इसको कैसे लिखते हैं। थोड़ा सा जैसे मान लेते हैं वो मेरा क्या था, वो मेरा रोस्टर विधि में लिखा था। अब हम तुम्हें बिल्डर फॉर्म में बता देते हैं, ठीक है ना। इसी मैट्रिक्स का रोस्टर बिल्डर फॉर्म होता है, तो हम एक बिल्डर फॉर्म में बता देते हैं। जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है AIJ, एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है AIJ। अब मान लेते हैं ये मैट्रिक्स जो 3x3 का है, 3x3 का, सपोज करें 3x3 का है, जहां I जो होता है J के इक्वल नहीं है, I जो है J के इक्वल नहीं है, ऐसा समझो। या तो चलो ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हमें 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, तो I इक्वल टू, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा है, अभी ये बिल्डर फॉर्म में था। अब इसको कैसे लिख रहा है, I का वैल्यू 1 भर दिए। अब जरा ध्यान से देखना, I का वैल्यू 1 भर दिए। अब J का वैल्यू, जो इसको हटा देते हैं, यहाँ से हटा दें इसको, J का वैल्यू क्या होगा, हम चलो मैट्रिक्स बना रहे हैं, 3x3 का मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। पहला, इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्तंभ है और पहला पंक्ति है, तो पहले पंक्ति में A1 हो गया और पहला स्तंभ है A1 हो गया, A11 हो गया। अब इसकी बात करें A12, मतलब क्या हुआ, पहला ही पंक्ति है, कॉलम दूसरा, इसके पहले बताया अभी। अब क्या होगा A13, ध्यान से देखना बच्चों। अब की बार A21, A22, A23, अब की बार A31, A32, A33, यही 3x3 का मैट्रिक्स हमारे पास तैयार हो गया। इसे हम कैसे राइट करते हैं, ऐसे क्लिक कर दें, जैसे क्लिक करेंगे क्लिक हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ऐसे क्लिक करेंगे फट से ये हो जाएगा, जैसे इसको क्लिक करेंगे किट से आ जाएगा ये। ओके, ये रोस्टर है, ये रोस्टर है, ये बिल्डर है मैट्रिक्स का। अब क्या करते हैं, अब जो है इसको हम मैट्रिक्स अवयव के प्रकार बताते हैं। इसके बाद जो है ये समझ आया बच्चों, इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें, ताकि जो है हम आगे अगला लेक्चर तुम्हें बता पाए। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब जो है बताते हैं अवयव के प्रकार बताते हैं, ठीक है, अवयव के प्रकार बताएंगे। तो यूपी बोर्ड चल रहा है, इसलिए हिंदी में बताना पड़ रहा है मुझे, और यूपी में हिंदी में बताएंगे और इंग्लिश में भी बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो है अवयव या मैट्रिक्स के प्रकार, कितने कैसे प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान से देखना बच्चों, इसमें पहला टाइप्स आता है क्षैतिज अवयव। क्षैतिज, इसमें यह चित्रा पब्लिकेशंस की बुक है,
इसमें पहला हेडिंग इनका है क्षैतिज आव्यूह, ठीक है ना। क्षैतिज आव्यूह बताएंगे तुम्हें कि क्षैतिज आव्यूह क्या है। पहला है क्षैतिज आव्यूह, क्षैतिज आव्यूह। चित्रा पब्लिकेशंस का बहुत सारे बच्चे शिकायत कर रहे थे, सर चित्रा पब्लिकेशन का पढ़ा दीजिए। चित्रा पब्लिकेशंस का कहीं नहीं जल्दी लोग पढ़ पाते हैं, थोड़ा सा अलग बुक है ये, इसलिए इसी बुक को हम जो है पढ़ा रहे हैं। क्षैतिज आव्यूह, इसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजॉन्टल सीधे से लिखा क्षैतिज, हाई क्षैतिज होता है और हाई ऊर्ध्वाधर होता है। हाई क्षैतिज है, हाई ऊर्ध्वाधर है। ध्यान देखना, ऐसा आव्यूह जिसमें क्षैतिज की संख्याएं ऊर्ध्वाधर से ज्यादा हो। सुना? ऐसा आव्यूह जिसमें क्षैतिज या ऐसे बोले पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा हो। समझाएंगे, एग्जाम्पल लेके समझाएंगे। वह आव्यूह लिखे, क्या परिभाषा समझा दे रहे हैं, लिख लेना। वह आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ से अधिक हो। एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे हमारे पास एक आव्यूह ए है, ले लिया। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें क्षैतिज की संख्याएं ज्यादा होंगी, यही बता रहा है। जैसे यहाँ मान लें 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, और लेते हैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे, ध्यान से ना, 7 8। जरा यहाँ पर देखना, ये पंक्ति कितनी है? 4 पंक्ति हो गई। इसकी ऑर्डर क्या हो गई? 4 पंक्ति हो गई, कॉलम द्वितीय है, कॉलम द्वितीय है। तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे पंक्ति 4 हो गई, कॉलम 2 हो गया, तो 4 क्रॉस 2 का क्या हो गया? मैट्रिक्स बन गया। तो इसमें पंक्ति की संख्या ज्यादा है और क्या है, और कॉलम की संख्या कम है, तो क्या बन गया? क्षैतिज आव्यूह बन गया। इसको नोट कर लें, तब हम ताकि अगला एग्जाम्पल बताएं, अगला डिफिनेशन बताएं। प्लीज इसको नोट करें। नोट हो गया? आई होप आपने नोट कर लिया। अब हम आगे बता रहे हैं। ओके, इसके बाद आता है क्षैतिज के बाद आता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह। ये ऊर्ध्वाधर आव्यूह क्या होते हैं? सीधे सीधे दिख रहा है, वर्टिकल मैट्रिक्स। इसे हिंदी में कहते हैं, दूसरा जो टाइप्स है इसे ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स बोलते हैं। ध्यान से देखना, ये सीधे सीधे उसी का अपोज हो रहा है, कुछ नहीं करना। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ की संख्या पंक्ति की संख्या से ज्यादा हो, अधिक हो, वो क्या होगा? ऊर्ध्वाधर आव्यूह होगा। जैसे एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे एक आव्यूह ए ले लिया, इसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से कम होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखना, जैसे यहाँ पे 2 ले लें और 3 ले लें, 1 ले लें, 0 ले लें, 3 ले लें, 4 ले लें, 2 ले लें, 7 ले लें। यह देखना बच्चों, यहाँ पे पंक्ति कितना है? द्वितीय पंक्ति है, 1 2, और स्तंभ कितना है? 1 2 3 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, तो 2 क्रॉस 4 का आव्यूह हो गया। ये तो 2 क्रॉस 4 का आव्यूह हो गया। तो ये दूसरी आव्यूह आई, ऊर्ध्वाधर आव्यूह आ गई। क्लियर हुआ? प्लीज इसको भी नोट कर लें, प्लीज नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट कर लें। इसके बाद अगला परिभाषा जो आता है उसको हम बताते हैं। हम बुकेस पढ़ाएंगे, पूरा बुक एकदम रटा देंगे तुम्हें, बस केवल लगे रहना है, एकदम 1 बाय 1 करके सीख जाओ पूरा। ओके, मिटा देते हैं इसको। अब जो है
आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, चित्रा पब्लिकेशंस की बुक है ये। आगे जो बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब हम वर्ग आव्यूह की बात करते हैं। वर्ग आव्यूह क्या है, ठीक है। अब हम यहां बताते हैं वर्ग आव्यूह। तीसरी जो परिभाषा आती है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह क्या है, इसे जो इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह क्या है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या सेम हो जाए, बराबर हो जाए, वो क्या होगा, वर्ग आव्यूह होगा। जैसे वह आव्यूह लिख दे रहे, क्या, वह आव्यूह जिसमें पंक्ति व स्तंभ दोनों बराबर हो, दोनों क्या हो, बराबर हो, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। क्या ध्यान से देखना, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं तुम्हारे सामने बच्चों, एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे वर्ग आव्यूह का। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो ध्यान से देखना जरा। 2 3 4 5, ये कितने क्रॉस कितने का आव्यूह, इसमें पंक्ति कितना है भाई, इसमें पंक्ति है 1 2 पंक्ति है, और जरा कॉलम कितने हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 2 स्तंभ है। समझ में आया। अब जो है अगला एग्जाम्पल लेते हैं बी लेते हैं, चलो अगला ले रहे हैं 2 3 4 5 6 7 1 2 3। अगर देखना बच्चों यहाँ पे इसमें पंक्ति कितना है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, कॉलम कितना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये भी 3 क्रॉस 3 का व्यू है, तो इसमें भी पंक्ति स्तंभ सेम है, ये भी क्या है, ये भी वर्ग आव्यूह है। समझ में आया, प्लीज बोले समझ में आया। तो वीडियो पॉज करके इसका डिफिनेशन नोट कर ले, ताकि हम अगला टाइप बता पाए। प्लीज नोट करें, प्लीज 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 नोट करें। आई होप आपने नोट कर लिया। अब जो है हम अगला टाइप बता रहे हैं। अगला टाइप ये हो गए वर्ग आव्यूह। अगला जो है 4 नंबर बताते हैं पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। चौथा जो मेरा है पंक्ति आव्यूह। ये पंक्ति आव्यूह क्या है, पंक्ति आव्यूह, इसे जो इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ध्यान से देखना बच्चों यहाँ पे, ये पंक्ति आव्यूह क्या है समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा केवल देखोगे, कुछ है नहीं इसमें, तुरंत ऑपरेशन कर दो फट से इसका, इसमें कुछ है नहीं, थोड़ा सा केवल देखना है तुम्हें। क्या करोगे, पंक्ति आव्यूह में हमारे पास ऐसा आव्यूह जिसमें जो है, थोड़ा सा बगल से आवाज आ रहा है दोस्त, देख रहा हूं। हाँ बच्चों यही बता रहा था, पंक्ति आव्यूह बता रहे थे कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक ही पंक्ति हो, ऐसा आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो। जैसे लिख दे क्या, वह आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, एक ही पंक्ति हो। बात समझ आ रही बच्चों, एक ही पंक्ति हो। एग्जाम्पल लेके समझाया तुमको ज्यादा मजा आएगा। अभी एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, थोड़ा सा बगल से आ जाएगा दोस्त, देखते रहना। जो है कोई इस पे बातों को अवॉइड मत करना, यहाँ पे देखना, उस बात को थोड़ा अवॉइड कर देना। यहाँ से जो है, जैसे एक आव्यूह ए ले लिया हमने, एक आव्यूह ए लिया, इसमें पंक्ति एक हो, जैसे 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ऐसे। इसमें पंक्ति क्या हो, इसमें पंक्ति एक पंक्ति हो। अगर इसकी हम जो है
आर्डर की बात करें, ये इसकी आर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, हिंदी में सब कोटि कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, इसकी इसमें कितने पंक्तियां, एक पंक्ति। अब कालम कितना है, एक कालम, दो कालम, तीन कालम, तो 1x3 का ये आर्डर है इसका। इस जो मैट्रिक्स है इसका जो आर्डर है वह 1x3 का आर्डर, समझा रहे बच्चों। ये हो गया पंक्ति अव्यूह। अब पांचवा जो बता रहे हैं, पांचवा जो है पंक्ति के बाद स्तंभ अव्यूह आया। स्तंभ अव्यूह, ये स्तंभ अव्यूह क्या होता है, ध्यान से देखना बच्चों। जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉलम, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स। अब यहां जो है ऐसा अव्यूह जिसमें, ऐसा अव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, ऐसा अव्यूह जिसमें एक स्तंभ हो, उसे क्या कहेंगे हम, स्तंभ अव्यूह कहेंगे। लिखने का परिभाषा है, वह अव्यूह, अव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ अव्यूह कहते हैं। जरा एग्जाम्पल लेके दिखा दे का, जरा देखना यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं इस पे। ऐसा अव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 3 4, ऐसे एक एग्जाम्पल ले लिया, इसे कैपिटल ए से डिनोट करते, इसका नाम दे दिया दोस्तों यहाँ पे। अब ये इसकी पंक्ति कितनी है, 1 2 3 पंक्ति है। इसकी ऑर्डर की बात कर रहे हैं बच्चों। कॉलम कैटो है, एक कह कॉलम है, तो 3x1 का क्या हो गया, ये स्तंभ अव्यूह हो गया। समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़ाएं। प्लीज इसको पहले नोट कर लें, प्लीज को वीडियो को पॉज करें और इस मैटर को नोट कर लें, ताकि हम अगला टाइप तुम्हें बता पाए। आई होप आपने नोट कर लिया। अब जो हम आगे बता रहे हैं, आगे इसके बाद जो हमारी आती है शून्य अव्यूह। शून्य अव्यूह, इसे नल मैट्रिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ये मेरी पांचवी छठी टाइप, क्योंकि जो भी होगी बच्चों यहाँ पे पांचवी छठवीं टाइप जो भी होगी, ये शून्य अव्यूह आया। शून्य अव्यूह क्या है, ऐसा अव्यूह जिसमें सबके सब एलिमेंट जीरो हो, ऐसा अव्यूह जिसमें पूरा एलिमेंट वह जीरो बैठा हो। जैसे यहाँ देखें, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लिए ए, एक अव्यूह ले रहे हैं, इधर देखना जरा, यहाँ पे सभी एलिमेंट क्या है बच्चों, जीरो जीरो है, ऐसे क्या कहेंगे हम, इसे जीरो अव्यूह कहेंगे हम। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो पंक्ति एक, पंक्ति दुई पंक्ति, अब कॉलम एक, कॉलम दुई कॉलम, दुई क्रॉस दुई के मैट्रिक्स हो गई, दुई क्रॉस दुई का मैट्रिक्स है, ये शून्य अव्यूह है। शून्य अव्यूह समझ में आया। इसके बाद जो है आयताकार अव्यूह समझाएंगे तुम्हें, आयताकार अव्यूह, ये समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज समझ में आया तो इसको नोट कर ले, ताकि अगला हम टाइप तुम्हें बता पाए प्लीज। अगला जो आता है, अगला आता है आयताकार अव्यूह। आयताकार का है भाई, ये आयताकार अव्यूह, आयताकार अव्यूह। अगला जो टाइप से आयताकार अव्यूह, ये आयताकार कहां से आ गया भाई, इसे रेक्टेंगल मैट्रिक्स कहते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ध्यान से देखना बच्चों, ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। ये क्या होते हैं, ऐसा अव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभ की जो संख्या है वो सेम ना हो पाए, बराबर ना रहे। जैसे पंक्ति 2 हो जाए, स्तंभ 3 हो जाए, या पंक्ति 4 हो जाए, स्तंभ 2 हो जाए, या पंक्ति 2 हो जाए, स्तंभ 3 हो जाए। मतलब क्या हुआ कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, आयताकार अव्यूह कहेंगे। बात समझ आ रही कि नहीं, समझ आ रहा। इधर देखते, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, समझ में एग्जाम्पल ले रहे हैं,
2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 5 1 2 ऐसे। ध्यान से देखना बच्चों, यहाँ पे इसमें पंक्ति कितना है, 1 2 3 पंक्ति है, कॉलम 1 2 कॉलम है, तो 3 क्रॉस 2 के इस वजह देखना पंक्ति कितना है, पंक्ति 3 है, कॉलम कितना है, कॉलम 2 है, तो 2 कॉलम है, दोनों सेम नहीं है। जो दोनों सेम नहीं है तो इसे क्या कहेंगे हम, आयताकार आव्यूह कहेंगे। समझ में आ रहा है, ये आयताकार आव्यूह है। क्लियर हो रहा है ये बातें। अब जो है अगला जो हमारा आता है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इकाई आव्यूह कहते हैं। समझ में आ रहा है ना, इकाई आव्यूह। ये समझ में आया, प्लीज इसको नोट कर ले ताकि हम इकाई आव्यूह बता पाए। आई होप आपने नोट कर लिया, ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया। अब जो है अगला हम बता रहे हैं इकाई आव्यूह, इसको मिटा दे रहे हैं, इकाई 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 आव्यूह। इकाई आव्यूह बता रहे हैं ऐसा आव्यूह जिसमें, अच्छा अभी डायगोनल नहीं बताया बच्चों, तुम्हें डायगोनल बता दे रहा हूं। पहले डायगोनल समझो कि डायगोनल मतलब विकर्ण आव्यूह क्या है। पहले विकर्ण आव्यूह समझ लो, तब इकाई आव्यूह समझो। पहले विकर्ण के बारे में बता दें कि विकर्ण क्या है। विकर्ण आव्यूह ऐसा आव्यूह जिसमें विकर्ण वाले एलिमेंट के अलावा सभी एलिमेंट 0 हो, उसे हम विकर्ण आव्यूह कहेंगे। समझ आ रहा है, जरा देखना ध्यान से यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 2 1 3 0 0 0 0 0 0। जरा ये देखना विकर्ण आव्यूह, हाँ विकर्ण आव्यूह। ये विकर्ण को छोड़ के और सबके सब एलिमेंट क्या है, 0 है, तो ये क्या हो गया, ये विकर्ण आव्यूह हो गया। समझ आया। अगर इसके ऑर्डर की बात करें, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, अब कॉलम की बात करें 1 2 3 कॉलम आ रहा है, तो ये 3 क्रॉस 3 का क्या है, 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, इसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। विकर्ण कहाँ है भाई, ये विकर्ण में एलिमेंट तो है, इसके अलावा सबके सब एलिमेंट क्या हो, 0 हो। बात समझ आ रही है, इसे कहते हैं विकर्ण आव्यूह। इसी के बाद जो है इकाई आव्यूह की बात कर लेते हैं। इकाई आव्यूह की बात करते हैं, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह क्या है, इकाई आव्यूह ऐसे आव्यूह जिसमें विकर्ण के एलिमेंट केवल 1 हो और सब अच्छा यहाँ फिर से बताते हैं। ऐसा वही विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होगा जिसमें विकर्ण के सारे एलिमेंट 1 हो, सारे एलिमेंट क्या 1 हो। जैसे एग्जांपल लेके बता रहे हैं, हमने बताया क्या कि वही विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होंगे जिसमें विकर्ण के एलिमेंट 1 हो और बाकी सब तो 0 होता ही है। तो चलो एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1 0 0 1 इस टाइप का ले लिया। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्या रहे, ये इकाई आव्यूह हो गए। विकर्ण में सब 1 होगा, इसके अलावा सबके सब क्या होंगे, 0। अगर इसकी ऑर्डर की बात करें तो 2 पंक्ति है और 2 क्या है, स्तंभ है, तो ये इकाई आव्यूह। समझ में आया, इकाई आव्यूह क्या है, इकाई आव्यूह यह है कि वही विकर्ण आव्यूह इकाई आव्यूह होगा जिसमें विकर्ण के एलिमेंट 1 हो जाए और सबके सब एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो ये क्या है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह समझ में आया। अब इसके बाद जो है हम आगे बताते हैं, इसको नोट करें प्लीज, वीडियो को पॉज करें और इस मैटर को नोट करें, तब ताकि जो हम आगे हम तुम्हें बता पाए। ठीक है, सुना, चलो आई होप आपने नोट कर लिया। इसके बाद मेरा अगला परिभाषा आता है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह, चल ध्यान से देखना। अब की बार मेरी परिभाषा आती है अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह, ठीक है ना। इसके बाद मेरी अदिश आव्यूह आई। अदिश आव्यूह क्या है, अदिश आव्यूह क्या है भाई, वही विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएंगे जिनमें विकर्णों की एलिमेंट सेम हो, एकदम बराबर हो। ठीक है, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, लेकिन सब क्या हो, सेम हो। मैं बताऊं, जरा देखो यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूं। ऐसा अदिश वही विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएंगे जिसमें विकर्ण के एलिमेंट सब बराबर हो। ठीक है, परिभाषा लिखते हैं कि बस एग्जाम्पल से काम चला ले रहे हैं, फिर से समझ लेना। परिभाषा लिखना चाहो लिख लो।
वही विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएंगे जिसमें विकर्ण के एलिमेंट बराबर हों। ठीक है, अब एग्जांपल लेकर समझाना है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने ए, ठीक है, एक एग्जांपल ए लिया तो ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, याद देखना बच्चों यहाँ पे ये अदिश आव्यूह हो। कैसे? ये पहली बात तो विकर्ण आव्यूह है कि नहीं? बिल्कुल है। वही विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएगा जिसमें विकर्ण के अवयव सेम हो। बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल समझ आ गया, एकदम यही इसकी डिफिनेशन है। ऐसा एग्जांपल और एक लेते हैं, बी लेते हैं। चलो 2 सपोज करो यहाँ पे ले लिया 1 0 0 1, ये भी क्या है? अदिश आव्यूह। ये भी अदिश आव्यूह है। इसमें विकर्ण के एलिमेंट सेम है, विकर्ण के एलिमेंट सेम है, तो ये अदिश आव्यूह हो गया। समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आ गया तो इसको नोट कर लें, और ताकि हम जो अगला परिभाषा तुम्हें बता पाए। बच्चों समझ में आ रहा ना? आज जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना? अपर त्रिभुजीय आव्यूह, अपर त्रिभुजीय अपर त्रिभुजीय आव्यूह। ये क्या है भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट आव्यूह है ये, अपर त्रिभुजीय। अभी के बाद लोअर, अगली बार क्या आएगी? निम्न, मतलब नीचे वाला। आपकी अपर वाला था, अब की बार नीचे वाला आएगा। जरा ध्यान से देखना, ये एग्जाम्पल लेके बताएंगे, एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। जैसे एक आव्यूह हम लिए ए, ठीक है, एक आव्यूह हम ए लिए 1 2 3 1 2 3 0 0 0। जरा देखना बच्चों यहाँ से, ये इसे प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं बेटा, इसको प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, समझ आ रहा है? अब प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट हो, कुछ ना कुछ हो, नीचे क्या हो? सबके सब क्या हो? जीरो हो। नीचे क्या हो? सबके सब जीरो हो। अब प्रिंसिपल डायगोनल से अपर त्रिभुजीय आव्यूह में, आव्यूह ये आ लिख दिया यहाँ पे, आव्यूह में प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सब नीचे क्या हो? सबके सब क्या हो? जीरो हो। सबके सब क्या हो? जीरो हो। बात समझ आ रही है? ये अपर त्रिभुजीय आव्यूह है। इसी डायगोनल एलिमेंट के इधर के सब नीचे क्या हो? जीरो हो, और ऊपर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो। समझ आ रहा बच्चों यहाँ पे? इसी प्रिंसिपल डायगोनल के अपर कुछ ना कुछ एलिमेंट हो, लेकिन लोअर में क्या हो? सबके सब क्या हो? जीरो हो। बात समझ आ गई? अब की बार निम्न त्रिभुजीय बता दे रहे हैं यहाँ पे, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ध्यान से देखना बच्चों। अब इसी का जस्ट उल्टा कर लो फट से। जैसे एग्जाम्पल लेके बता देना तुम्हें, एग्जाम्पल ले रहे हैं, नीचे के सब एलिमेंट हो, अपर के सब जीरो हो जाए, 1 2 3, देखना ये सब जीरो हो जाए आपकी बार। ठीक है, 2 1 3 लेते हैं, 2 लेते हैं, सपोज करते हैं। अब की बात सब ऊपर के क्या हो गए? जीरो हो गए। ये निम्न हो गया, इसे कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। इसे इंग्लिश में कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझा? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर में क्या होता है? अपर में नीचे के सब जीरो होते हैं, और लोअर में ऊपर के सब जीरो होते हैं एलिमेंट। समझ में आया बच्चों? हाँ ठीक है, समझ में आ गया तो इसको पॉज करके और इसको जो है नोट कर लें, ताकि जो हम आगे तुम्हें बता पाए। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया। अब जो है मेरा चित्रा पब्लिकेशन से अगला परिभाषा आती है। अब देख रहे हैं हम एक्सरसाइज पे चल रहे हैं। सभी आर्टिकल जब हम बता देंगे तो हम एक्सरसाइज पे आएंगे, और एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है हम पूरा बाई वन करके पूरा करवा देंगे। और ये तरह नोट कर लो, पहले नोट कर लिए तो चलो इसको भी कर दे रहे हैं। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। देखिए चित्रा पब्लिकेशन से अगला परिभाषा क्या आती है। ठीक है, हमें चित्रा को ही एकदम पूरा सीख जाना है कि चित्रा के सभी चित्रा पब्लिकेशंस के सभी परिभाषा और सभी क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करवा देंगे। ठीक है,
यही चित्र पब्लिकेशन। अब इसके बाद जो है बच्चों आता है आव्यूह। आव्यूह का योग, आव्यूह को हम कैसे जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आव्यूह को जोड़ने की प्रक्रिया बता रहे हैं, कैसे इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, प्रश्नावली 3.1 पे आएंगे, ठीक है। पहले हम जोड़ने की एक एग्जाम्पल लेके बता दे रहे हैं, अपने मन से एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल लेके तुम्हें समझाते हैं कैसे हम आव्यूह को जोड़ते हैं। सपोज करो मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। यहाँ से आव्यूह को जोड़ने की बात है, एग्जाम्पल लेके समझा दे रहे हैं बच्चों। यहाँ से जैसे मेरे पास एक आव्यूह ए है जिसमें 1 2 3, छोटा सा लेते हैं बच्चों, यहाँ छोटा सा 3 4 5 ले लिया समझ लो, और एक आव्यूह हमने बी ले लिया 2 3 1 0 ऐसा ले लिया बच्चों यहाँ पे। अब मुझे ज्ञात करना है, ज्ञात करो a प्लस बी, ज्ञात करो। क्या समझ आया? a प्लस बी माने हमें क्या करना, आव्यूह a को आव्यूह b के साथ क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। तो पहले हम a प्लस बी को कैसे लिखते हैं, a प्लस बी, a के स्थान पे a का आव्यूह 1 2 3 5, समझ में आया। अब प्लस b के सामने b का 2 3 1 0, समझ में आया बच्चों यहाँ पे। अब उसको आज कैसे करते हैं, a11 को a11 के साथ, समझना बच्चों, ये ऐड करने की प्रक्रिया। a11 नहीं है, a11 को a11 के साथ, a12 को a12 के साथ। जरा देखना, ये पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट साथ 1 प्लस 2, समझ में आया। अब 2 प्लस 3 मैट्रिक्स यहाँ बना दो बच्चों, यहाँ से मैट्रिक्स बना दो 3 प्लस 1। अब यहाँ 5 प्लस 0, समझ में आया बच्चों, यहाँ से 5 प्लस 0। अब इसको फिर राइट करके यही राइट करके लिख देते हैं, 2 1 3 3 2 5, फिर 3 1 कितना 4 हो गया, 5 यहाँ 5 आ गए। या देखना बच्चों, ये a प्लस बी आ गया। ये दो मैट्रिक्स को जोड़ने की प्रक्रिया हम बता रहे हैं। अब हम एक्सरसाइज पे आ गए, प्रश्नावली नंबर। अब प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन जो है हम 1 बाय 1 करके सब सोल्यूशन करवा देंगे, ठीक है बच्चों। इसको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, और ये एक अच्छा एग्जाम्पल था, इसको नोट करें ताकि हम प्रश्नावली के क्वेश्चन हम करवा पाए। अब जो है ये सारे आर्टिकल इस वीडियो में नहीं दे दिया, अब जो है ये सारा आर्टिकल मैंने इस वीडियो में दिया। अब मेरा अगला जो वीडियो होगा वो प्रश्नावली का मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, सभी आर्टिकल्स, एक यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स मैंने बता दिया। अब जो है हम अगले वीडियो में लेके आने वाले हैं, प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन पूरा करवा देंगे, एकदम डन करवा देंगे। अभी तो इतना ही रखो, वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर लें। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, समझ में आ रहा है बच्चों, ताकि नोटिफिकेशन तुरंत तुम्हारे पास पहुंच पाए और उसको तुरंत पढ़ के तुम उसको समझ पाओ। अब जो है इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, थैंक यू।